किसी भी लोकतंत्र में प्रोटेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक राइट होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है, जो लोग शासन कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी व्यूज़ को व्यक्त करना और उसके खिलाफ अगर कुछ बहुत गलत हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना एक बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार है। और कई बार सरकारें ये सोचती हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट जो है कोई पब्लिक प्लेस में नहीं हो सकता, कोई रोड पर नहीं हो सकता, कोई पार्क में नहीं हो सकता, और कोशिश करती हैं कि भाई प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह ना दी जाए। इस पर बहुत पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था जिसमें यह सवाल उठा था कि भाई पार्क को क्या प्रोटेस्ट के लिए बंद किया जा सकता है, क्या ये सरकार कह सकती है कि पार्क में प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। उसमें एक संविधान खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, पार्क भी प्रोटेस्ट के लिए और चीज़ों के लिए भी, व्यायाम के लिए भी और प्रोटेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से रोड्स को भी ये माना गया है कि रोड्स पर भी प्रोटेस्ट हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बाधा नहीं आनी चाहिए। जो लोग रोड को यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रैवल के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें बहुत एक्सेसिव बाधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि रोड को नहीं यूज़ किया जा सकता। कुछ सालों से लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की जो जगह हैं, खासकर दिल्ली जैसे जगह में जहाँ पर सबसे अहम जगह है, जो केंद्र सरकार का गढ़ है, कि यहाँ पर प्रोटेस्ट की स्पेस सब खत्म कर दी गई है। पूरे सेंट्रल दिल्ली में कंटिन्यूअसली धारा 144 लगाकर प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं करते। उन्होंने जंतर मंतर किया था, लेकिन धीरे धीरे करके जंतर मंतर में भी परमिशन देनी बंद कर दी थी। तो उसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसे बंद नहीं कर सकते। और ये भी बोला कि बोट क्लब को भी आप, क्योंकि बोट क्लब में पहले सारी बड़ी बड़ी रैलीज वगैरह वहीं होती थी, कि बोट क्लब को भी खोल दिया जाए प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन आज सब कुछ को नज़रअंदाज करके आज फिर वही चल रहा है कि भाई कहीं प्रोटेस्ट ना हो पाए, कोई पब्लिक प्लेस पर प्रोटेस्ट की परमिशन ना दी जाए। और जब से कोविड हुआ है तब से और ज़्यादा कोविड का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिए हैं। तो और बोट क्लब को तो ये प्रधानमंत्री का एक नया आलीशान बंगला बनाने के लिए, नया पार्लियामेंट बनाने के लिए, अब बोट क्लब जो कि एक रिक्रिएशन के लिए भी एक पार्क था, प्रोटेस्ट की स्पेस तो थी लेकिन रिक्रिएशन के लिए एक अहम पार्क था, उसको ख़त्म कर दिया। पूरे इंडिया गेट के सारे लॉन्स ख़त्म कर दिए। तो सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि दिल्ली में, खासकर ये सरकार, खासकर दिल्ली में व्यायाम की भी सारी जगह एक एक करके ख़त्म करती जा रही है। जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते थे, टहलने के लिए आते थे, पिकनिक के लिए आते थे, वो सारी जगह एक एक करके ख़त्म करी जा रही हैं और सबको सरकार के लिए या सरकारी अधिकारियों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो कि आज इस सरकार के चलते हुए हिंदुस्तान में हो रहा है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा, कोर्ट के बाहर भी लड़ना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं हिंदुस्तान में, इसके खिलाफ सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। तो मेरा नाम रेणु है, मैं बगरू से हूँ और मैं संविधान के मायने क्या है और ये हमें क्या देता है, इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि संविधान एक ऐसी बुनियादी नियमावली है जो समाज के लोगों में एक पूर्ण रूप से विश्वास और समन्वय पैदा करती है। ये समन्वय और विश्वास लोगों में एकता बनाए रखता है, उनमें भेदभाव की भावना को कम करता है और समानता लाता है। इसी के साथ संविधान हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। ये राइट्स और ड्यूटीज हमें हमारे
परिवार के प्रति, समाज के प्रति जीने के लिए, स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें दूसरों को सम्मान देना है और कैसे समानता को बनाए रखना है, ताकि हम अपने देश में से जातिवाद, भेदभाव और इन सब को मिटा सके और एक संपूर्ण अच्छे स्वस्थ देश का निर्माण कर सके। धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों, मैं नदीम अख्तर डॉक्टर ए बालिका मेमोरियल ट्रस्ट से दिल्ली एसएफडी यूथ क्लस्टर में एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। संविधान मेरे लिए वो नियम और कानून है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं और देश को, समाज के हर वर्ग को अच्छी तरह से तभी हो सकता है कि जब हम नियम का, संविधान का पालन करें। संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्य को नहीं निभाते, तब भी देश विकसित नहीं हो सकता। तो हमें संविधान, कर्तव्य दोनों निभाने पड़ेंगे। तो इस तरह से संविधान मेरे लिए जीने का तरीका है और संविधान में अगर कोई बात कही गई है उस पर अमल नहीं हो रहा है, हमें अधिकार नहीं मिल रहे, तो उसके खिलाफ हमें बोलने की आज़ादी है और उसके लिए हम टाइम टू टाइम इस तरह के एजिटेशन में शामिल होते रहते हैं। जिंदाबाद साथियों। थैंक यू। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम पूजा है और मैं मंगोलपुरी दिल्ली से हूँ। जब मुझसे पूछा गया कि संविधान की मेरी ज़िंदगी में क्या मायने हैं, तो मेरा जवाब यही है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो किताब के पहले पेज पर मैंने देखा संविधान की प्रस्तावना, दूसरे पेज पर मैंने देखा गांधी जी का जंतर। तो कभी समझ ही नहीं आया कि ये दो पेजेस हमारी किताबों पर क्यों है, हर किताब पर है। कभी स्कूल में टीचर ने नहीं समझाया, ट्यूशन में टीचर ने नहीं समझाया, लेकिन जब अब मैं फेलोशिप कार्यक्रम से जुड़ी तो मुझे पता चला संविधान की प्रस्तावना क्या है। और मेरी ज़िंदगी में संविधान के मायने बहुत हैं, क्योंकि संविधान ही है जो मुझे मेरे मौलिक अधिकार बताता है। और अगर मुझ पे किसी प्रकार की भी हिंसा, भेदभाव या किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो मैं उनसे कैसे निजात पा सकती हूँ, कैसे लड़ सकती हूँ, अपने हक के लिए कैसे लड़ सकती हूँ, उन सब के लिए संविधान बहुत बड़ा हथियार है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रजनी है और मैं मंगोलपुरी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ फेलोशिप में। और संविधान मेरे लिए क्या है, संविधान मुझे क्या देता है? संविधान मुझे तमाम तरह के मेरे अधिकार देता है, मुझे मेरे कर्तव्य देता है, जो कि मुझे एक सभ्य नागरिक बनाता है इस देश का। और तमाम मेरे कर्तव्यों और अधिकारों के तहत मैं अपना प्रधानमंत्री और अपना MLA, अपना सब मैं खुद चुन सकती हूँ अपने वोट के द्वारा। और अगर जो मेरा MLA है या फिर जो मेरे प्रधानमंत्री हैं या जो भी तमाम मेरे मंत्रीगण हैं और मेरे प्रतिनिधि हैं, अगर वो सही काम नहीं करते तो मैं इसके खिलाफ आंदोलन कर सकती हूँ, अपने आवाज़, अपनी बात को रख सकती हूँ। और अगर मेरी बात को ना सुना जाए तो दूसरी बार चुनावों में मैं उस सरकार को नहीं चुन सकती हूँ और दूसरी किसी सरकार को चुन सकती हूँ। उस तरह के तमाम अधिकार मुझे मेरा संविधान देता है। धन्यवाद साथियों, मैं यहीं पर अपनी बात रखती हूँ। Hello, my name is Anna Vargas. I'm a Constitutional Values Fellow with the School for Democracy. As you all know, today is the Samvidhan Divas, where we commemorate the adoption of our Constitution in 1949. So I would like to take a few moments here to reflect on how constitutional values and its provision play a critical role in my work at the fellowship. I'm currently involved with training Satins in using e-Mitra Plus machines. Apart from wider and important objective like empowering women and girls in the Panchayat, the Satins are critical frontline workers of the government who also help with increasing the outreach of the various government schemes and programs. There are a number of state-sponsored social security schemes or welfare schemes, such as Palanar for children who have lost parents and pension for widows, senior citizens, and disabled persons. Satins help in identifying eligible persons in the Panchayat for these schemes and adding them to the beneficiaries of the welfare programs. Article 38 of our Constitution, under the Directive Principles of State Policies, provides that the state is to promote the welfare of the people by securing social, economic, and political justice. All welfare schemes of the state are arguably in pursuance of this provision, which is aimed at bringing social and economic equality and justice. The Satins and the e-Mitra Plus machine play a critical role in disseminating information regarding these welfare schemes to the last person in the rural areas of Rajasthan. Moreover, the information which is proactively disclosed by the state in the Jan Suchna portal
which is accessible through the e-Mitra Plus machine, helps in holding the state itself accountable and in quicker grievance redress. संविधान दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस हम मना रहे हैं और हमने संविधान को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। उससे पहले एक तरह का राजतंत्र था, राजाओं का राज था। उससे हम बाहर निकले और हमने लोकतंत्र की ताकत को अपनाया। लोकतंत्र में सबको समानता, सबको बराबरी, सबको न्याय, ऐसा पूरा का पूरा हमारा ढांचा उसमें बनेगा। ये हमने कल्पना करी थी। आज हमें 70 साल से ज़्यादा हो गए। हम इसके लिए आज भी संघर्ष करते हैं। खुशी की बात यह है कि इस संवैधानिक ढांचे और इस संवैधानिक व्यवस्था को भारत की जनता ने जिंदा रखा और आज भी लोकतंत्र में जनता की ताकत, जनता की आवाज़ की बड़ी वैल्यू है, बड़ी ताकत है। वो अभी हमने जो आंदोलन हुए और जिनमें सफलताएं मिली, लगातार उसको देखा। जितने भी बड़े आंदोलन हुए, सड़क पर जनता आई, चाहे सत्ता कितनी ताकतवर थी, चाहे उसके पास कितनी बड़ी संख्या थी, लेकिन जनता की आवाज़ सुनी गई। यही तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को ऐसे ही जिंदा रखना है और हर इस जन में, लोक में ये बात पहुंच जाए कि हमारी ताकत, मेरी ताकत, मिल के बनी हुई ताकत सबसे बड़ी है और वही है हमारे जीने का आधार। तो इस संविधान को बनाए रखना, लोकतंत्र में जीने की जो हमारी इच्छाएं हैं वो कायम रखना, ये सब हम मिल के इससे सीख रहे हैं। जनता सिखा रही है, लोग सिखा रहे हैं और संविधान का ढांचा हमें वो व्यवस्था दे रहा है। हमें उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में लोक की शक्ति को जगाने का और उसके द्वारा इस संविधान को जिंदा रखने का काम लगातार करते रहेंगे। जिंदाबाद। मेरा नाम अंजलि है। मैं NCDHR के साथ काम करती हूँ। मेरा विंग जो है दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, दलित और आदिवासियों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मायने बहुत अलग हैं। एक दलित महिला होने के नाते जो लेयर्स ऑफ ऑपरेशन है मेरे लिए, वो बाकी उच्च जाति की महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे जेंडर, क्लास, कास्ट और इकोनॉमिक बेसिस पे। मेरा जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। जॉब करने के साथ साथ मैं ह्यूमन राइट्स की भी पढ़ाई कर रही हूँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ना मैं आज वो पढ़ाई कर पाती, ना मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही होती, ना मैं ये साफ सुथरे कपड़े पहन रही होती, ना मुझे पानी पीने का अधिकार होता और ना मुझे समाज में खुलेआम घूमने का अधिकार होता। मेरी आज़ादी, मेरा हक और मेरी पूरी शिक्षा मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिली है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आई विश कि हर उस दलित और आदिवासी महिला को उसके हक दिए जाएं जो सदियों से वंचित रहे हैं। जय भीम। तो ये गाना आप जानते हो सरस्वती, ये विनय जी और चारुल जी अहमदाबाद के हैं। उन्होंने ये गीत लिखा था यात्रा के दौरान, उसमें मारपीटाई हुई तो उस दौरान उन्होंने हिम्मत दिलाने के लिए गीत लिखा। लेकिन ये गीत तो चलती रहती है सब चीजें, तो वो हिम्मत हमें मिले इसलिए गीत। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बंदे कराएंगे। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बंदे कराएंगे। वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं।
हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे, एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे, चाहे जो भी कर लो उनको बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो उनको बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 वो देश प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वो देश प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वो लूटते हैं देश को दंगे करवाते हैं, वो लूटते हैं देश को दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बढ़ते जाएंगे, हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बढ़ते जाएंगे। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना जेल है ना चाल है ना ताज हमारा है, ना जेल है ना चाल है ना ताज हमारा है। हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे, हम गीतों से वीडियो से आवाज उठाएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बढ़ते जाएंगे। ये रात काली पूछती है क्यों ये खाली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये खाली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे, चाहे जो भी करो हमको बढ़ते जाएंगे, हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे, चाहे जो भी करो हमको बढ़ते जाएंगे। एक किसानों का धरना चल रहा था, तो उसके लिए हमने उस आंदोलन 1 साल हो गया, साल से ज्यादा हो गया, तो हम एक लाइन उसमें इस गीत में हमने जोड़ी। खेतों से है जिंदगी ये हर कोई जाने, खेतों से है जिंदगी ये हर कोई जाने, खाने का कोई मोल नहीं है हर कोई माने, खाने का कोई मोल नहीं है हर कोई जाने। फसलों के पालनहार की माटी बचाएंगे, फसलों के पालनहार की माटी बचाएंगे, चाहे जो भी कर लो हमको बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस साल एक पूरा साल हो जाएगा जब किसानों ने एक आंदोलन करके साल भर के आंदोलन के बाद जीते। और क्यों ये साल भर माना जाएगा? क्योंकि 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली आके बैठे और दिल्ली के बॉर्डरों पर उनको रोका गया कि नहीं, आप जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते हो, जहां संसद के सामने ये अपनी बात रखना चाह रहे थे। वही संसद जिन्होंने उनकी बात सुनने का मौका नहीं दिया, वही संसद जहां स्टैंडिंग कमेटी ने उनकी बातों पर विचार भी करने का मौका नहीं मिला स्टैंडिंग कमेटी को, और उनको जहां रोक दिया गया बॉर्डर पर, वो रुके नहीं। वो वहां रुक तो गए लेकिन अपने उद्देश्य में रहे और वहीं बैठ के उन्होंने आंदोलन चालू किया। किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिंघू बॉर्डर भी था, तो टीकरी बॉर्डर भी था, तो गाजीपुर बॉर्डर भी था, तो शाहजहाँपुर बॉर्डर भी था। चारों तरफ से दिल्ली को घेर के कहा कि हम संसद आना चाहते हैं और संसद के सामने किसानों की बात रखना चाहते हैं। मूल बात रखने की। जंतर मंतर से पहले बोट क्लब था,
जहाँ दिल्ली में जन आंदोलन के सारे लोग आते थे, और ये संविधान जन आंदोलन से बना है। राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होता तो संविधान कहाँ बनता, देश आज़ाद नहीं होता तो संविधान कहाँ बनता, और देश आज़ाद भी हुआ एक जन आंदोलन से। तो ये जन आंदोलन एक देश की आत्मा की आवाज़ है, लोगों की आत्मा की आवाज़ है। उस आवाज़ को जगह देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और संविधान ही उसकी रक्षा करता है। आज की तारीख में यदि हम देखें कि जंतर मंतर में बैठ सके तो कुछ ही लोग बैठ सके, उसको भी एक कोर्ट केस लड़ना पड़ा, और कोर्ट केस से लड़के थोड़ी बहुत जगह मिली। बोट क्लब का भी केवल कह रहे हैं कि वहाँ जाके आप कैंडल लगा सकते हो। तो दो बड़े आंदोलन जन आंदोलन हुए इस समय, जब सरकार ने ऐसे कानून थोपने की कोशिश की जो संविधान के खिलाफ है। एक कानून तो था CAA NRC, जहाँ वो धर्म के आधार पर पहली बार इस देश में कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जो भेदभाव करता है। तो पूरे देश के लोग खड़े हुए, कोई एक धर्म के केवल नहीं खड़े हुए, और उन्होंने हर जगह संविधान का ही शपथ लिया, संविधान की मूल्यों को आगे रखा और कहा कि इस संविधान को बचाना है। तो संविधान लोगों को बचाता है, लोग संविधान को बचाते हैं, और कहाँ से बचाते हैं? सड़कों से बचाते हैं। तो हर जिले में, ये केवल दिल्ली की बात नहीं, हर राज्य में, हर जिले में वो जगह हम लोगों ने RTI और नरेगा कहाँ प्राप्त किया? धरने आंदोलन में बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से गांधी जी के तरीके अपना के, अंबेडकर जी की बातें करके कहाँ से किया? पहले वहाँ राजस्थान में यदि देखो तो स्टैचू सर्कल था, दिल्ली में बोट क्लब था, कलकत्ता में मैदान है। हर जगह ऐसी जगह है जो शहरों के बीचों बीच है, जो कहता है कि जो लोग दुखी है उनको सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। शांतिपूर्वक ढंग से जो बात रखे उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। संसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जनता है, क्योंकि वही संसद के सदस्यों को बनाते हैं। तो जनता की आवाज़ रोकने का ये तरीका है। धारा 144 लगा दो, जगह बंद कर लो। आज किसानों ने केवल किसानों के मुद्दों पर जीत नहीं जीता है, केवल काले कानूनों को वापस लेने की जीत नहीं जीती है, उन्होंने जीत के दिखाया है कि आप जगह हमारी बंद कर दो तो भी हम जगह ढूंढेंगे, आप रास्ते बंद कर दो तो भी हम वहाँ उस रास्ते पर बैठ जाएंगे, आप हमारे खेतों के खिलाफ कानून लेओगे तो हम आएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। और वो लोकतंत्र और ये पूरी चीज़ें, ये इस देश की आत्मा है, आवाज़ इस देश की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। दुखी लोगों को न्याय ढूंढने की जगह है, और इसीलिए संविधान दिवस पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी तब तक संभव नहीं है जब तक हम जगह नहीं दें लोगों को अपनी बात रखने के लिए सबके सामने शांतिपूर्वक ढंग से। வணக்கம், என் பேர் சிவகாமி. நான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. நான் தமிழ்நாட்டில இருந்து பேசுறேன். மாற்றுத்திறனாளிக்கான சமமான கண்ணியமிக்க வாழ்க்கையை உறுதிப்படுத்துவதே சட்டத்தின் கடமையாகும். 2016 மாற்றுத்திறனாளிகளில் சட்டம் உரிமைகளை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மக்கள் இன்னும் மாற்றுத்திறனாளிகளை பரிதாபத்துக்குரியவர்களாக பார்க்கின்றனர். இந்த பார்வை, இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அனைத்து உரிமைகளும் வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்றவாறு தங்குதடையின்றி சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இத்தருணத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். My name is Zohra. मेरे लिए संविधान के बहुत ज़्यादा मायने हैं। संविधान किसी भी धार्मिक ग्रंथ से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वह किसी भी लोगों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट करती, सबको बराबर अधिकार देती है, सभी लोगों को एक समान समझती है, जो कि हम सभी हैं इंसान, कोई धर्म हमें आपस में बांट नहीं सकता। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पूरे काउंसिल की, जिन्होंने अपने इतने अच्छे विचारों से हमारे देश का इतना अच्छा संविधान बनाया है। संविधान के भले ही वर्ड्स थोड़े मुश्किल हो, बट उनका जो मीनिंग है वो बहुत ही इजी है, और वो सभी लोगों के हक में है। वह किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता, वह सभी को एक बराबर समझता है। और मेरे अकॉर्डिंग संविधान जो है हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे देश के आने वाले भविष्य बच्चे उसके बारे में अवेयर हो सके और लोगों को भी बता सके कि एक्चुअल में संविधान क्या है, और किसी भी व्यक्ति के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम गोविंद है और मैं बगरू से हूँ।
संविधान के मायने को लेकर मेरे विचार है कि संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली है जो आजादी से पहले और आजादी के बाद के मूल्य को दर्शाता है। जैसे आजादी से पहले किसी पे अत्याचार हो रहे थे तो वह कमजोर है तो वह अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकता था, और आजादी के बाद में यदि कोई कमजोर है या उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वो अपनी आजादी के लिए आराम से प्रशासन की सहायता लेके वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। धन्यवाद। जिंदाबाद दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। संविधान मुझे क्या देता है इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान मुझे विश्वास देता है कि मेरी आज़ादी सुनिश्चित है, क्योंकि यदि संविधान ना हो तो फिर मैं किसी के भी द्वारा शोषित किया जा सकता हूँ, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति मुझ पे अपना वर्चस्व दिखा सकता है। किंतु संविधान में सुनिश्चित है कि हर एक व्यक्ति समान है, जहाँ पर भी संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र लागू है, जहाँ पे सबको समान अधिकार है, सबको समान अपॉर्चुनिटीज मिलती है हर चीज को करने के लिए भी। और संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि मेरा आज़ादी सुनिश्चित तो है, मगर वह भी तब तक ही सुनिश्चित है जब तक वह किसी और को परेशानी ना पहुंचाए। यह दायरा भी हमारा संविधान अपने आप में निभा के रखता है। और संविधान जिन देशों में नहीं है उन देशों के बारे में हम जानते हैं कि जहाँ कोई भी एक वर्चस्व वाला व्यक्ति अपने अनुसार शासन करता है, अपने अनुसार हर चीज चलाता है, और वह चाहे तो जो भी किसी की दैनिक दिनचर्या हो या फिर जीवन हो उसको प्रभावित कर सकता है, उसे अपने अनुसार डाल सकता है, अपने अनुसार नियम बदल सकता है, अपने अनुसार वहाँ पे चेंजेस कर सकता है। किंतु संविधान का फायदा होता है कि अगर कोई गलत चीज आपके साथ हो रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, और जहाँ संविधान नहीं होता वहाँ पे यही समस्या सामने आती है कि लोग शोषित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, किंतु वह आवाज नहीं उठा पाते। तो संविधान मुझे हक देता है कि यदि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज भी उठा पाऊँ। धन्यवाद। सवाल है कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन टू मी। तो बेसिकली फ्रॉम द जस्ट पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है आज इस देश में रहने के लिए और खुशी से ज़िंदगी बिताने के लिए जो एकमात्र सहारा जो हम लोगों के लिए है, हम लोगों का रक्षक वो संविधान है। ऐसे वक्त में जहाँ सरकारें जुल्म ढाती हैं, जहाँ पर समाज जुल्म ढाता है, वहाँ पर एक किताब हमारा रक्षक बन के आता है। हमारे पूर्वजों ने जिस संविधान को एक्सेप्ट किया था, जिसने हमें बोलने की आज़ादी दी, जिसने हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया, जिसने हमें समानता सिखाई, ऐसा हम उसे ग्रंथ ही मानते हैं। ऐसा ग्रंथ, ऐसी किताब हम बहुत शुक्रगुजार हैं, खुशगुजार हैं कि हमें मिला, जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। इसने हमारे राइट टू लिव एंड राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी को हाईलाइट किया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप न केवल रहिए, आप पूरे इज़्ज़त के साथ रहिए, जिसमें हमारे हर राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारे जैसे लोग और हमारे समाज के वैसे वर्ग से आने वाले लोग जिनकी खुद की आवाज़ नहीं है, सालों के उत्पीड़न से परेशान वैसे लोगों के लिए एक साधन था जिसने उन्हें बाकी वर्गों के साथ समानता करने का सपना दिखाया और उसे आगे बढ़ाया। उसने हमें रिजर्वेशन सिस्टम दिया, इसने हमें प्राइवेसी सिस्टम दिया, जिसमें यह कहा गया और ये बताया गया कि जो संविधान की मूल आत्मा है, जिसमें इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी विद अदर कम्युनिटी है, समानता है और आज़ादी है, इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और हमें लगता है कि इतनी ख़राब गवर्नमेंट होने के बावजूद और एट्रोसिटीज़ होने के बावजूद और बहुत सारे प्रयास होने के बावजूद कि संविधान की इस भावनाओं को बदला जा सके, इसके धर्मनिरपेक्ष स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके, इन सब कोशिशों के बावजूद आज भी अपनी जगह संविधान खड़ा है और हम सबकी रक्षा करता आ रहा है। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और मुझे लगता है कि इस देश में रहने का एक सहारा जिसके भरोसे आज भी लाखों करोड़ों लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उस संविधान को मेरा नमन है। उसने उन्हें ऐसा सबल बनाया और ऐसी सोच प्रदान की। थैंक यू। मैं दौलतराज नागोड़ा एडवोकेट हूँ और मजदूर किसान शक्ति संगठन एक सामाजिक संगठन है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। और देश में जो संविधान पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और
26 नवंबर को अंगीकृत हुआ और संविधान इस देश की आत्मा है। हमारी संविधान ही सर्वोपरि है। यदि संविधान नहीं होता तो आज दलित, आदिवासी, गोमंतु, अल्पसंख्यक तबके के लोगों को जो अधिकार संविधान के अनुरूप मिले वो नहीं मिलते, और संविधान की बदौलत ही आज अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्ति मिली है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि आदि पदों पर दलित लोग गए हैं संविधान की बदौलत। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम राजशेखर है। मैं रोजी रोटी अधिकार अभियान के साथ जुड़ा हूँ। रोजी रोटी अधिकार अभियान खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर पूरे देश में ही लगभग पिछले 2 दशक से काम कर रहा है। आज का दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नागरिक अधिकारों की होती है। नागरिक अधिकार किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नागरिक अधिकारों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन इत्यादि ये सारी चीजें ही आती हैं। बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग को इन नागरिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। यदि हम बात करें भोजन के अधिकारों की, तो इस वक्त लगभग 10 करोड़ ऐसी जनता है जिसे खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले पीडीएस राशन से दूर किया गया है। और इस महामारी में यह वही जनता है जिस पे सबसे बड़ा संकट घिरा हुआ है। और यह बात न केवल भोजन के मुद्दों पर ही है, बल्कि रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सुरक्षाओं के से दूर होने वाली इस जनता के बारे में भी है, जिसे लगातार ही इन तमाम नागरिक सुरक्षाओं से दूर किया जा रहा है, और जिसका सीधा हमला पूरे ही लोकतांत्रिक ढांचे पर होता है। क्योंकि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं उसमें यह नागरिक अधिकार ही एक उस लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जिंदाबाद। I'm Mahvish. I'm Democracy and Constitutional Value Fellow for School for Democracy. I'll be talking about what does Constitution means to me. Constitution is the basic law of the land. It is the supreme law of the country. The Constitution is a source of power to the government. It constrains the power of the government. The Constitution gives the rights and duties of the citizens. There are some rights which are available to non-citizens as well. The Constitution tells about the structure of governance. The Constitution describes various organs of the government. The Indian Constitution provides that India should be a constitutional democracy, which means that the power should be with the people. The constitutional makers were well aware about the position of the women in society, so they made some special provisions for women. I'll be talking about the rights of women under the Constitution. Article 14 provides equality before law. So this means that women should be equally protected by the law, and they are equal before the law. Article 15 clause 1 and Article 15 clause 2 prohibits the state from making discrimination against any person on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. Article 16 provides for equality in matters of public employment. Recently, after a Supreme Court judgment, women are now allowed to appear for NDA exams. Previously, they were not allowed, and only men were allowed to appear for NDA exams. So these are the ways through which women are given new avenues to explore. Their rights are being recognized. Under Article 39, the state is required to direct its policy towards securing for men and women equally the right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work. Then there's a fundamental duty upon every citizen to renounce practices which are derogatory to women. Other than these provisions, there's reservation in elections of panchayats and municipalities for women, which should not be less than 1/3. Then there are welfare legislations which are mandated by the Constitution. These legislations are like Domestic Violence Act, the Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act,
These all rights and these legislations help in women empowerment. They help in bringing equal representation of women in various organs such as the judiciary, executive and the legislature, so that the rights of women can be protected. Thank you. लाल सलाम साथियों, जिंदाबाद। मैं अक्षय कुमार गारमेंट एंड एलाइड वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं और जहां तक संविधान की बात आती है, संविधान से ही हमें आज़ादी मिली है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, कानून की जानकारी करके कानून से लड़ने के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपने हक की लड़ाई लड़के और अपना अधिकार मांगने के लिए लड़ाई, हमें ये अधिकार संविधान से मिला है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अपनी लड़ाई को लड़ना ही सबसे बड़ा काम है, जो कि इसकी आज़ादी हमें संविधान ने दिया है और जितनी जानकारी हो संविधान की उतनी ही आप आगे लड़ सकते हैं। संविधान की जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। कानून, ये संविधान हमें आज़ादी देता है अपनी मांग को उठाने के लिए और अपनी मांग करने के लिए। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम मौसिम खान। नमस्कार, मेरा नाम जावेद खान। नमस्कार, मेरा नाम बरकत खान। नमस्कार, मेरा नाम जावेद खान। नमस्कार, मेरा नाम असलम खान। नमस्कार, मेरा नाम आबिद खान। नमस्कार, मेरा नाम हकम खान। नमस्कार, मेरा नाम आबिद खान लंगा। नमस्कार, मेरा नाम हकम खान लंगा। नमस्कार, मेरा नाम तैस खान लंगा। किसका नाम छूट गया? बोलो। नमस्कार, मेरा नाम समीर खान। तो मैं शायद मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम हकम खान है। गांव बनना जागी का रहने वाला हूँ। जो हम गाना गाने वाला हूँ बिसूड़ा गाना है, जो वहाँ बूढ़ियों की होती है, हमारी की गाना गाने वाले हूँ। और ये रेसल और वहाँ पे हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, हमारी बात उनकी भी होगी। ठीक है, तो हम गाना शुरू करने वाले हैं बिछुड़ा। अरे गई मारे गई, अरे गई मारे गई, अरे उतारी साजन बिछुड़ों में दड़ी खेलवा गई। जो उतारी साजन बिछुड़ों में दड़ी खेलवा गई। जो दड़ी खेलवा गई मैं तो रेल खेलवा गई। उतारी साजन बिछुड़ों में दड़ी खेलवा गई। दड़ी खेलवा गई रे मैं तो रेल खेलवा गई। दड़ी खेलवा गई रे मैं तो रेल खेलवा गई। मारो लो बीबी जुड़ो, हमरो लो बीबी जुड़ो। अरे गई मर गई, अरे गई मर गई, अरे उतारी साजन बिछुड़ों में दड़ी खेलवा गई। उतारी साजन बिछुड़ों में दड़ी खेलवा गई। सुना रे चुगती रे काटो काटो मारो बिछुड़ा। सुना रे चुगती रे काटो काटो मारो बिछुड़ा। मारो लो बीबी जुड़ो, हमरो लो बीबी जुड़ो। अरे गई मर गई, अरे गई मर गई, अरे उतारी साजन बिछुड़ों में दड़ी खेलवा गई। 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 सभी को संविधान दिवस का जिंदाबाद। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है।
लेकिन आज 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुंचे हुए 1 साल होने जा रहा है। हालांकि किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर से चल रहा है। पिछले साल मई जून में जब कोरोना का पहला तालाबंदी चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, सबसे पहले तब ये 3 कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए और तभी से किसान अपने अपने स्थानीय इलाकों में इसका विरोध कर रहे थे। और पिछले साल सितंबर में जब संसद का सत्र चला तब जो 3 अध्यादेश थे उनको संसद में पास करके कानून बनाया गया। हालांकि केंद्र सरकार इस खेती, किसानी, कृषि के मुद्दों पे संविधान के हिसाब से कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान कहता है कि ये इन मुद्दों पर राज्यों को कानून बनाना चाहिए और राज्यों का हक है इन चीज़ों पे निर्णय लेने का और कानून बनाने का। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र इन मुद्दों पे निर्णय ले ही नहीं सकता और कानून बना ही नहीं सकता। पर उसके अलावा जो एक और बात है जो संविधान के ऊपर एक काफ़ी बड़ी प्रहार है, जिस तरीके से ये कानून पास किए गए। राज्यसभा में जब ये कानून पेश हुए पास होने के लिए, तब एक जिस तरीके से पास किया गया उससे संविधान को एक काफ़ी बड़ी चोट लगी है, क्योंकि इस पे जो सांसद को सहमति देना था, उन्होंने जो आमतौर पे जो तरीका होता है कि उनको एक बटन दबाना होता है और बटन दबाने से गिना जाता है कि कितने सांसद किसी कानून के समर्थक है और कितने सांसद उसके खिलाफ हैं। लेकिन जब ये कानून पास किया गया तो ये तरीका नहीं अपनाया गया, एक वॉइस वोट के माध्यम से पास किया गया। वॉइस वोट का मतलब ये है कि लोग मुँह ज़बानी बोलते हैं कि वो कानून से सहमत हैं कि नहीं है, और मुँह ज़बानी ऐसा नहीं कि अलग अलग एक एक करके पूछा जाता है, सबको एक साथ पूछा जाता है। तो इससे सही तरीके से गिनना मुश्किल है कि कितने समर्थक थे और कितने लोग इसके खिलाफ में थे। और जब ये चल रहा था तब पारदर्शिता के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो भी चर्चा चल रही है, जो निर्णय लिया जा रहा है, इसका लाइव स्ट्रीम किया जाता है, टीवी पे लाइव देख सकते हैं, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब ये कानून पास करने के लिए इनको पेश किया गया तो राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट बंद किया गया, जो सांसद थे उनका माइक भी बंद किया गया, और इस तरीके से ये कानून पास किया गया है। और अगर जो मीडिया में खबर है उसके हिसाब से जो कहा जा रहा है वो ये है कि समर्थक की संख्या कम था और जो सांसद इसके खिलाफ में थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, उसके बावजूद ये कानून पास किए गए। तो ये करने से हमारे लोकतंत्र पे और हमारे संविधान पे भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चोट लगी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि वापस लिए जाएंगे, और संसद में ये जो औपचारिकता है वापस लेने का वो अभी होना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद किसान अभी कह रहे हैं कि एक समर्थन मूल्य की मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और जब तक वो चाहते हैं कि ये मांग भी पूरी हो आंदोलन ख़त्म करने से पहले। वो इसलिए है कि इससे पहले जब एनडीए की पहली सरकार बनी, मोदी सरकार, जब 2014 में उनका जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब भूमि अधिग्रहण को लेके भी अध्यादेश लाए गए, और तब उनकी संख्या कम थी तो वो अध्यादेश कभी संसद में पास नहीं कर पाए। लेकिन बार बार वो अध्यादेश लैप्स होता था और दोबारा उनको वो अध्यादेश लाया जाता था। और फिर 2015 में जब बिहार का चुनाव होना था तो उससे पहले फिर वो आखिर में अध्यादेश वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक सीख है।
उसके बाद हुआ ये कि किसान जिन प्रावधानों का विरोध कर रहे थे केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में, उन्हीं प्रावधानों के साथ अलग अलग राज्यों ने, खास करके वो राज्य जहां बीजेपी सरकार थी, उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कानून पास किया जिसमें वही प्रावधान थे जिसका खिलाफ किसान कर रहे थे केंद्र में। तो ये हो सकता है कि अभी ये 3 कानून केंद्र सरकार तो वापस ले ले, लेकिन जहां जहां बीजेपी सरकार है ये हो सकता है कि आगे जाके वहाँ राज्यों में बीजेपी सरकार ऐसे कानून पास करे जिसमें वही प्रावधान है जो इन 3 कानूनों में केंद्र जो लेके आई थी 3 कानून, उनमें जो प्रावधान है। तो अगर एक तरीका है कि ये ना हो, तो उसके लिए यही तरीका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की एक कानून केंद्र बनाए, और ताकि आगे जाके चाहे केंद्र हो या चाहे कोई भी राज्य हो, वो ऐसा कोई कानून बना नहीं पाएंगे जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पे कोई प्रहार हो या उस पे कोई असर पड़े। तो इस वजह से, ताकि आगे भी जाके ऐसा कुछ ना हो या राज्यों द्वारा ऐसा कुछ ना किया जाए, इसीलिए किसान एक और मांग शुरू से कर रहे हैं और अभी भी उस मांग पे डटे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पे भी एक कानून होना चाहिए। और उसके अलावा संविधान दिवस पे इस आंदोलन से और इस मुद्दे से हमें शायद इस पे भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये 3 कानून लाए गए, सबसे पहले अध्यादेश के रूप में लाए गए, उसके बाद इस पे सलाह मशवरा किसानों के साथ नहीं किया गया, जनता से नहीं की गई, और संसद में भी इस पे कुछ खास चर्चा नहीं हो पाया, और इस तरीके से ये कानून लाए गए। और सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों की बात नहीं है, सीएए यानी नागरिकता की संशोधन का जो कानून लाया गया, या जम्मू कश्मीर को लेके आर्टिकल 370 का कानून भी जिस तरीके से लाया गया, इन सब में कई बार सांसदों को खुद पता नहीं था कि अगले दिन या उसी दिन भी कि ये कानून पेश होने वाले हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो अगर सांसद को ही पता नहीं है कि क्या कानून में है और कब लाया जा रहा है, उसमें क्या क्या लिखा है, तो जनता से पूछने की बात तो दूर, यहाँ तो सांसद तक को भी पूछा नहीं जा रहा है कि उनका राय क्या है कानूनों पर। तो ये सूचना के अधिकार अभियान भी कई दशक से कहते आ रहा है, और इस पे हमें आज संविधान दिवस पे भी सोचना चाहिए कि 5 साल में एक बार वोट देने के अलावा नागरिक को एक लोकतंत्र में कैसे और भागीदारी दी जाए, उनको कैसे खास करके कानून बनाने के प्रक्रिया में उनकी आवाज़ इस प्रक्रिया में कैसे पहुंचाया जाए, जनता की राय कैसे ली जाए, ताकि जो कानून बने वो ऐसे कानून बने जो जनता चाहती है, उसमें ऐसे प्रावधान हो जो लोग चाहते हैं, और उनके खिलाफ कोई कानून नहीं लाया जाए या उनमें कोई ऐसा प्रावधान ना हो जो उनके हित के खिलाफ हो। तो इसके लिए जब यूपीए की सरकार बनी थी दूसरी बार 2009 से 2024 के बीच में, तब एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस का एक एडवाइजरी रूप में एक पॉलिसी बनाया गया, यानी एक ऐसी नीति बनाई गई। हालांकि ये नीति एक तरीके से सलाहकारी ही है, ये फिलहाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो नीति ये कहती है कि जब भी कोई कानून बन रहा है तो लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए, उनकी राय पूछनी चाहिए, खासकर कि वो लोग जो इस कानून से प्रभावित हो। तो आज संविधान दिवस पे शायद हमें इस पे भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, किसान आंदोलन को देखते हुए, या पिछले जब से ये दूसरी बार एनडीए सरकार बनी है, जिस तरीके से अलग अलग कानून को लाया गया है, उन पे जो और जिस तरीके से पास हुए हैं, हमें आज शायद ये सोचना चाहिए कि हम
क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव प्रोसेस है, यानी कानून लाने से पहले नागरिक से कैसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं इस कानून से, और उनकी राय भी इसमें जोड़ने का एक प्रक्रिया बनाए और वो प्रक्रिया अनिवार्य हो, इस पे हम आज थोड़ा सोचें, ताकि संविधान के हिसाब से जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो वास्तव में भारत के लोग की आवाज़ पहुँचे कानून बनाने की प्रक्रिया में और लोकतंत्र को और गहरा बनाया जाए। इन्हीं विचारों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को संविधान दिवस का जिंदाबाद। धन्यवाद। എൻ്റെ പേര് മീര, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് നവംബർ 26 ഭരണഘടനാ ദിവസം. എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ഭരണഘടന എന്താണ്? അല്ല, നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഭരണഘടന എന്താണെന്ന്? എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഉണ്ട്, 26-ാം തീയതി ജനുവരി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, ഭാരതം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ്, ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് BR അംബേദ്കറും മറ്റ് 290ഓളം പേരും അന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയത്? അതിനെന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം? ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കുകയും അറിയുകയും ഈ വിവരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതാണ് അവ. ഇക്വാലിറ്റി, ജസ്റ്റിസ്, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ലിബർട്ടി. ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആധാരമാവുകയും ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അവകാശങ്ങളാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഭരണഘടനാ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിയൂ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ വായിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡുകളിൽ വരുന്നതോ മാത്രമല്ല, അതിനു മുൻപോട്ട് വന്ന് ഭരണഘടനയെ തന്നെ വായിക്കൂ, അംബേദ്കറുടെ വാക്കുകൾ വായിക്കൂ, മുന്നോട്ട് പോകൂ. जय भीम, जिंदाबाद। मेरा नाम सुगना है, गांव कायाबिला, रायपुर ब्लॉक। भारतीय संविधान एक सर्वोच्च विधान है जो हमें अपने कर्तव्य, मूल्य, अधिकार, हक आदि का ज्ञान कर। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय के सपनों को एक ताने बाने के रूप में बुनने का मार्ग दिखाता है। भारतीय संविधान हमें अपने कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान। भारतीय संविधान हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का मार्ग प्रदान करता है। संविधान सर्वोच्च विधान है जो प्रत्येक भारतीय को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आज़ादी प्रदान करता है, ताकि प्रत्येक धार्मिक समूह भारत में सुरक्षा और अपनापन महसूस कर सके। धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम सुनील कुमावत है और मैं बगरू का रहने वाला हूँ। जैसा कि पूछा गया है कि संविधान के बारे में अपने विचार साझा करने, तो मेरे विचार ये है कि संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सबसे ज्यादा सत्ता यानी सबसे ज्यादा पावर जनता के पास होती है और हमें यह बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार कैसे चुनी जाती है यह हमें बताता है। और अपन कोई प्रतिनिधि चुनते हैं तो उनके प्रति हमारा क्या जवाबदेही होता है और उनको चुनने के बाद में हमारे प्रति उनका क्या जवाबदेही होता है, ये हमें मतलब कि संविधान बताता है। और ये हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार बताता है। और ये ऐसी कानून व्यवस्था है और संविधान ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें कि सभी वर्ग सभी के लिए न्याय बराबर मिलता है और इससे कि समाज में हिंसा कम होती है, सभी के प्रति प्रेम बढ़ता है और सभी मिलजुल कर आराम से रह सकते हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों, मैं इसरार दिल्ली यूथ क्लस्टर से। संविधान शब्द सम और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ सम्मान, बराबरी और विधान का अर्थ नियम और कानून होता है, अर्थात वह कानून वह नियम जो सभी नागरिकों पर बराबर लागू हो संविधान कहलाता है। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है तथा संविधान हमें नियम के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश बैरवा है और मैं कोटा से हूँ। मैं ग्रामीण अधिवक्ताओं के क्लस्टर के लिए काम करती हूँ और हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है।
तो भारतीय संविधान सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान की कुछ एक विशेषता है जिनको मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो भारतीय संविधान लंबा व लिखित संविधान है। इसके आंतरिक व बाह्य स्रोत है। यह एक लचीला व कठोर संविधान है जिसका कि ये मिश्रण है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए हैं और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी भारतीय संविधान में दी गई है जो कि हमें अमेरिका से मिली है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और संसद तीनों सम्मिलित किए गए। त्रिस्तरीय शासन है। पंथनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक सुविधाएं प्रदान करता है और व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जिंदाबाद। मेरा नाम सिलू। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को संविधान सभा में पेश किया गया था और संविधान की वजह से हमें बहुत सारे अधिकार मिले जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार और भी अधिकार हमें मिले हैं। और इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसमें संविधान को बनाने का मेन उद्देश्य का विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर को बराबर रखना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए भेदभाव के प्रति, कानून के प्रति, किसी के जात के प्रति कानून बनाए थे। किसी को छोटा न किसी को बड़ा, सभी को समान माना जाता है। जिंदाबाद। साथियों, मैं इरशाद अहमद बालीगढ़ ट्रस्ट से 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू किया। संविधान मेरे जीवन के विकास के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के विकास के लिए खाना। संविधान ही हमें हमारे अधिकारों, हमारे कानूनों का संरक्षण करता है। संविधान हमें समानता के साथ जीने रहने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के साथ कहीं पे भी आने जाने का अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम किसी भी धर्म को, किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं। संवैधानिक अधिकार देता है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। शिक्षा का अधिकार देता है, हम शिक्षा पाने के लिए कहीं पे भी आ जा सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। हमारी संस्कृति की रक्षा करता है, हम कहीं पे भी किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। हमारे कार्य करने का, काम करने का अधिकार देता है। संविधान ही ये दायरा तय करता है कि किस तरह के कानून बनेंगे, किस तरह के अधिकार लोगों को दिए जाएंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह की उनको ठेस या हानि ना पहुंचे, इसका ख्याल रखता है। संविधान एक दायरा तय करता है जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समानता के साथ रहने का अधिकार मिले, कोई किसी पे शोषण ना करे। जय हिंद साथियों। Namaste Andy, na peru J.V. Jayavardhan. I'm a lawyer based out of Hyderabad, and to celebrate the 72nd anniversary of India's Law Day, నేను కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలనుకున్నా on what the Constitution means to me. ఇది ఏ నేపథ్యంలో చూడాలంటే జార్జ్ ఆర్వెల్ గారు అన్నారండి, పవర్ కరప్ట్స్ అండ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్సల్యూట్లీ. ఒక నియంతని, ఒక ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒక నియంత కిందకి వెళ్లకుండా చూసుకునే ఆ డాక్యుమెంటే మన భారతీయ రాజ్యాంగం. ఈ భారతీయ రాజ్యాంగం క్రియేట్ చేసిన వ్యవస్థల వల్లే మనకి లిమిటెడ్ గవర్నెన్స్ ఉందండి. ఇప్పుడు అంటే ఎవరు దెర్ ఇస్ నో వన్ హూస్ ద ఫైనల్ అథారిటీ హియర్. అంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే అది మన మానవ హక్కులో ప్రాథమిక హక్కులకి విరుద్ధంగా ఉంటే మన సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చి ఆ లాస్ని కొట్టివేయచ్చు. అలాగే సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైనా తప్పుడు డెసిషన్ తీసుకుంటే మన ప్రభుత్వం ఒక కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చి దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా మనుషులు మారిపోవచ్చు అండి, కానీ మన రాజ్యాంగం సృష్టించిన వ్యవస్థలు ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాయి. 1950s జమీందారీని తరిమి కొట్టాలని మన దేశం నుంచి మన ప్రభుత్వం
ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మన సుప్రీంకోర్టు అంతలా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయలేదు, అయినా కూడా అవి జరిగాయి. అలాగే 1970s ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు మన ప్రభుత్వం తప్పటడుగులు వేస్తున్న మన సుప్రీంకోర్టు దగ్గరుండి వాటిని అరికట్టడానికి ప్రయత్నించింది. సో ఇప్పటిదాకా 15 ప్రధానమంత్రులు మారారు, కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ స్పిరిట్లో ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. సో ఒక భారతీయ నాగరికుడిగా నాకు నా స్వేచ్ఛ, నా నా వెల్ బీయింగ్ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఏ మనిషో కాదండి, ఒక ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి, న్యాయాధికారి కాదండి మన భారతీయ రాజ్యాంగం. థ్యాంక్ యూ. जय हिंद साथियों, मेरा नाम रुकैया है. मैं डॉक्टर ए वी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट से. जैसे कि आज का क्वेश्चन है कि संविधान हमारे लिए क्या मायने रखता है. संविधान हमारे लिए क्या, हर एक भारतीय नागरिक के लिए मायने रखता है, क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक होने के लिए ज़रूरी है कि हमें संविधान की सूझबूझ होना, हमारा संविधान हमसे क्या चाहता है और हम संविधान से क्या चाहते हैं, इस चीज़ की जानकारी होना हर एक भारतीय नागरिक को ज़रूरी है. जैसे हमारा संविधान हमें बताता है कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो हम किसी भी धर्म में अपनी मर्ज़ी से एक स्वतंत्रता देता है हमें कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, अपना सकते हैं, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी रहने की हमें पूरी अनुमति है. शिक्षा प्राप्त करने की संविधान हमें ऊंच नीच नहीं सिखाता. और दूसरा कि हम अपने संविधान को फॉलो करके ही एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं. ज़रूरी है कि हम अपने संविधान को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग चलें. धन्यवाद. नमस्कार, मैं आसिन खान लंगा, गांव बर्दवा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर से हूँ और मैं एक लंगा जाति से हूँ. और आज हम सब साथ में बैठ के सारंगी बजाएंगे, उस राग और राग के गाने. तो हमारी लंगा कम्युनिटी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सिंधी सारंगी. सिंधी सारंगी का नाम इसलिए रखा गया है कि हम सिंधी जज्बानों को मांगने वाला जाति है और इस सारंगी को ओनली लंगा कम्युनिटी ही प्ले करती है. इस सारंगी में स्ट्रिंग जो है वो है 26, 26 तार इसमें है. जो मेन जो दो तार है वो स्टील की है और पीछे की जो दो तार है वो है बकरे की आंत की बनी हुई है. और नीचे जो है वो स्टील जिससे बोलते हैं झील, और ऊपर के जो 5 तारे होते हैं उसको बोलते हैं झारा, वो तांबे की तार के बना हुए हैं. तो आज हम सबसे पहले हम जो बजाने जा रहे हैं उनका परिचय देंगे हम आपको. ये कादिर खान लंगा जो सिंधी सारंगी बजाते हैं, और हमारे सबसे बुजुर्ग है नूर मोहम्मद लंगा जो सिंधी सारंगी बजाते हैं, और सदी खान लंगा सिंधी सारंगी, और सरदार खान लंगा सिंधी सारंगी बजाते हैं. और जो हमारे साथ में ढोलक में जो साथ देंगे वो है मंजूर खान लंगा, वो भी हमारे साथ बजाएंगे ढोलक. और मैं आसिन खान सिंधी सारंगी हम आपके सामने प्रस्तुत देंगे.
मेरा नाम पूनम कुमारी है। मेरे लिए संविधान के मायने बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान सभी के लिए एक बराबर है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, वो सबको समान अवसर देता है। तो मेरे लिए भारत का संविधान बहुत ही खूबसूरत है और उसके बहुत खूबसूरत मायने हैं मेरे लिए। और मुझे मेरा भारत का संविधान क्या देता है? मुझे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का मौका देता है, मुझे अपनी इच्छा उपयुक्त कार्य करने का मौका देता है, मुझे घूमने फिरने की आज़ादी देता है। तो मेरे लिए भारत के संविधान के मायने बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सकारात्मक है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे लिए संविधान बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो मुझे मौलिक अधिकार देता है जो कि मेरे को गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। और ये मेरे को साथ ही साथ अवसर की क्षमता भी देता है, जो कि मेरे कौशल और मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। संविधान का हमारे जीवन में महत्व। संविधान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि संविधान के कारण ही हमारे अधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षा हो पाती है तथा हम सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। संविधान के कारण ही जो हमारे देश की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है एवं हमारे राष्ट्र की जो एक व्यवस्था है वो सही रूप से लागू हो सकती है। इसीलिए संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है एवं इसका हम सभी के लिए बहुत अधिक महत्व है। जिंदाबाद। मेरा नाम मयंक और मैं स्कूल फॉर डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पे मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉर्मेटिव आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का, उसको वो एक कॉन्क्रीट फॉर्म देता है, उसको एक यथार्थ तौर पे तब्दील करता है। तो ना सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉमिस है संविधान हमारे लिए, बल्कि उसको एक यथार्थ तौर पे तब्दील करने की कोशिश की गई है कि, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय समाज में इतने तमाम तरह के स्ट्रक्चरल डिप्रीवेशंस हैं, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे। तो एक तरह से एक रिवॉल्यूशनरी टेक्स्ट है जब वो बोलते हैं कि आप बोल सकते हो, आपके पास बोलने की आज़ादी है, या फिर आप किसी भी वर्ग से आते हो लेकिन आप बराबर हो, आपको कोई झुका नहीं सकता है। और इतने सारे तमाम तरह के डिफरेंसेस हैं, भाषा का डिफरेंस है, क्षेत्रीयता का डिफरेंस है, हर तरह का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक बंधुत्व की बात करता है कि हम लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एक सेंस ऑफ जो एक ओनरशिप है एक अपने सोसाइटी के लिए जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। जिंदाबाद सभी को। मेरा नाम आरती है, मैं थाना गांव में रहती हूं और थाना गांव में मैं लाइब्रेरी चलाती हूं, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती हूं। मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूं और मैं लाइब्रेरी में 1 घंटा बच्चों को पढ़ाती हूं, 1 घंटा बच्चों को खिलाती हूं। और मैं संविधान के बारे में बताना चाहती हूं कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। संविधान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य का फैसला वो खुद ले सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकता है, वो मन चाहे तरीके से अपना जीवन जी सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। और कोई भी धर्म वो अपना सकता है, चाहे हिंदू अपनाए वो चाहे मुस्लिम, और कोई अगर अपना कोई भी धर्म नहीं अपनाए तो भी वो उसका अधिकार है और सबको न्याय मिलेगा और सबको स्वतंत्रता है, समानता है और सब बंधुता के साथ रह सकते हैं। साथियों जय भीम। मेरा नाम गुरु प्रसाद है। आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन 26 नवंबर के दिन पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये संविधान दिवस मुख्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में मनाया जाता है। उन्होंने इस संविधान को बनाने में काफ़ी प्रयास किया और कठिन परिश्रम करके इस संविधान को बनाया
और उनका बनाने का मकसद इस संविधान को इतना बेहतर और एक दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा संविधान बनाया इसलिए ताकि यह देश तरक्की पे जाए, ये देश प्रगति करे। इसलिए उन्होंने ये, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दूरदर्शी थे, ये बात सोच के उन्होंने बनाया था, तो उन्हीं की याद में ये आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को जहाँ पे हम लोग काम करते हैं कार्य क्षेत्र में ज़रूर संविधान के बारे में बताएं, संविधान की उद्देशिका के बारे में बताएं, संविधान किसने लिखा है उनके बारे में बताएं, जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो सके और आगे बढ़ सके। जय भीम। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम गीता है और मैं मंगोलपुरी दिल्ली से हूँ। मेरी नज़र में संविधान एक आग है कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। हमारी जितनी भी धर्मों में कई प्रकार की कुरीतियां हैं, हर धर्म की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ये एक आग है जो कुरीतियों को जलाती है। ये वो हथियार है जो इंसान को अपने हक के लिए लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है और आगे बढ़ाता है। पिछड़े हुए को मौका देता है आगे आने का, दबे हुए को मौका देता है ऊपर आने का और अपनी बातों को रखने का, स्वतंत्रता पूर्वक जीने का। इंसान को इंसान का हर अधिकार देता है। अधिकारों का जो एक आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस कि आपके भी अधिकार हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। ये सारी ताकत हमें सिर्फ संविधान देता है। महिलाओं को, दलितों को बराबर आने की आगे अपॉर्चुनिटी संविधान देता है। थैंक यू। मैं सुरेश चंद्र बैरवा दौसा से। भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं। भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के अनुसार मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समता और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 भाषण, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 31 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों में अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीतियों को बनाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में शिक्षा और काम, लोक सहायता, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता व्यवस्था, बाल्यावस्था। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। નમસ્તે. મારા દેશનું સંવિધાન અને બંધારણ એટલે મારા માટે મારા અધિકારોની નિશ્ચિત રક્ષા, મારા લોકતંત્ર તરફ મારી જવાબદારીઓની સભાનતા અને મારા દેશના મૂલ્યો અને સિદ્ધાંતોની પ્રદર્શના છે, જે મને એક આદર્શ નાગરિક બનવાની सीख આપે છે। जिंदाबाद सभी को। मेरा नाम नौरतमल है और मैं तिलोनिया गांव का रहने वाला हूं और SWRC तिलोनिया में काम कर रहा हूं। 26 नवंबर इस दिन हमारा भारत देश का संविधान जो है वो संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें आज के दिन को एक त्योहार पर्व के रूप में मनाना चाहिए। इसमें आज हमें संविधान बहुत बड़े बड़े अधिकार देता है, जिसमें न्याय, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, अपना न्याय मांगने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए और बंधुता बनी रहे, सभी धर्मों के लोग, सभी पंथ के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें,
शांति से भाईचारे से रहें। ये बाबा साहब ने जो संविधान में हर भारत के नागरिक को जो संविधान में हक दिया, अधिकार दिया, वो बहुत बड़ा अधिकार है। और सभी जातियों के लोग और सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहें, एकजुट होकर काम करें और आगे बढ़ें। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम अतर सिंह भारती है। मैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हूँ और मजदूर एकता संगठन चलाता हूँ। एक भारतीय संविधान के महत्व के बारे में हम लोग काम करते हैं और महत्व में यह है कि भारतीय संविधान में दिए गए उद्देश्य, उनके आदर्श और समाज को समतामूलक और बंधुत्व की विचारधारा पर लाने के लिए प्रयास करते हैं। संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को मजदूर वर्ग या वंचित वर्ग के ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के जो उनके अधिकार हैं वो जन जन तक पहुँचे। थैंक यू। नमस्कार, हमारा नाम हेमनाथ है और मैं तिलोनिया SWRC में काम करूँ संचार विभाग टीम के साथ। और आप 26 नवंबर की अगर बात करा तो ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी और गरीबी ने मिटाबा को सब बढ़िया गेलो है, वो है भारत को संविधान। तो आपने देखना चाहे, पढ़ना चाहे और लोगों ने समझना चाहे। नमस्कार, मारो नाम है मोतीराम और मैं संचार टीम में काम करूं। मारो मानवो है कि भारत में बहुत सारा लोगों ने आपकी मर्जी के मुताबिक पहनने की, खाने की, रहने की आज़ादी नहीं है। संविधान के बाद में आपकी मर्जी के मुताबिक वो खा सके, वो पहन सके, वो रह सके और वो कटे भी कमार खा सके, बिन भी की आज़ादी मिली। तो अपने संविधान को समझवो बहुत ज़रूरी है और समझ और लोगों ने भी बतावो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कहबो वही है कि सब ने संविधान ने समझना चाहे, लोगों ने बताना चाहे और समझना देखना चाहे। धन्यवाद। हमारा नाम रामलाल है और गांव तिलोना को रहवाड़ा हूँ। संचार टीम के साथ में काम करूँ और अपना देश में अलग अलग धर्म ने मानने वाला लोग, अलग अलग जाति का लोग रहे, अलग अलग पंथ ने मानने वाला लोग आने सब ने बराबर करा अपना भारत को संविधान। तो इसलिए अपना भारत का संविधान ने समझवो, पढ़वो और एक दूसरा ने बतावो बहुत जरूरी है। हमारा नाम पूनाराम, गांव दसानी, सेकंड पोस्ट राउतमान, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ और कम्युनिकेशन में से काम कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा बोली में थोड़ी मिस्टेक है तो बोल नहीं सकूँ, लेकिन बात कर रही हूँ। मैं संविधान के बारे में बात करना चाहूँगा। सबने अन्याय को रोकना और सबको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार जी। आप अगर भारत का संविधान के ऊपर बात करा तो भारत को संविधान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ो है भारत को संविधान। जिन्हें आप पढ़ सका, देख सका, वो बहुत बड़ो है। पर मैं भारत का संविधान के ऊपर ने एक बात के पूछूं। दुनिया की आधी ताकत है महिला, पर पुराना रीति रिवाज के कारण और कुछ कारणवश, कुछ मर्यादा का मायने रेबों महिलाओं ने बराबरी को हक न मिल पाया। आज भारत देश के मायने चाहे वह महिला है, चाहे वह पुरुष है, चाहे वे कशाय धर्म न मान वाला हो, चाहे वे कशाय पंथ न मान वाला हो, देश के मायने वे कठा का रेबाड़ा हो, सब न बराबरी को हक देवे अपनो भारत को संविधान। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा बताबो चाहूँ कि भारत को संविधान न पढ़बो, लिखबो, जानबो और ज़्यादा ज़्यादा बताबो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान संदेश को
संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक। मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सबने। मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सबने। लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं। आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी। सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी। सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी। हम संविधान के मूल को, संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की। अरे क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने